यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट्स लगातार जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का इनका इंटरव्यू कैसे हुआ और इनकी तैयारी की क्या स्ट्रैटेजी है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे और आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद तिवारी है और मैं अयोध्या जनपद का रहने वाला हूँ। सर, अयोध्या में कहाँ से? अयोध्या में मया बाज़ार का है, मया बाज़ार से हूँ मैं। तो मैंने अपनी पीजी जो है वो साकेत महाविद्यालय से किया है और वर्तमान में जो अभ्युदय योजना चलती है उसके तहत मैं एक शिक्षक हूँ वहाँ पे अकबरपुर में चलती है। मतलब आपका मीडियम कौन सा है और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और ये तीसरा इंटरव्यू है और मेरा हिंदी मीडियम रहा है। हिंदी माध्यम आपका रहा है। तो इंटरव्यू कैसा रहा, कितना देर तक इंटरव्यू चला, क्या क्या सवाल पूछे गए, उसका एक्सपीरियंस? इंटरव्यू जितना सोचे थे उससे बेहतर रहा और RM त्रिपाठी सर का बोर्ड है और बहुत सारे जो करंट मुद्दे चल रहे थे उनसे प्रश्न पूछे गए। एक जो मुझे सवाल याद आ रहा है, जैसे कह दिए कि लक्षद्वीप का सामरिक महत्व पूछ लिए थे क्या है, और कहा कि ये बिल्किस बानो वाले जो केस चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट का और गुजरात सरकार का क्या अपना स्टैंड है अलग अलग, और ये जो अभी कारगिल में वो C-130J उतार दिया गया था तो पूछ रहे थे कि वो इतना स्ट्रेटजिकल क्यों है, उसको वहाँ पे उतारने का क्या, क्यों उसको बहुत ज़्यादा कीमती माना जा रहा है। एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि अयोध्या से जब रेफरेंस जाने तो उन्होंने कहा कि जब रामचंद्र जी जो है वो उसके राम जन्मभूमि के एक पक्षकार थे तो वो खुद क्यों नहीं प्रेजेंट हुए, एक लीगल एंटिटी के रूप में क्यों नहीं प्रेजेंट हो पाए। तो एक इंटरेस्टिंग से सवाल ये पूछे थे। तो आपने जवाब क्या दिया इसमें? उसमें यही दिया कि जो रामलला हैं वो पार्टी तो हैं लेकिन वो अभी उसमें किशोर अवस्था में 14 साल के हैं, तो उनका केस उनके जो मित्र हैं वो लड़ रहे थे, टेक केयर ऑफ रामलला थे, वो उस केस को लड़ रहे थे। जब रामलला 18 साल के हो जाएंगे तो वो अपना केस लड़ेंगे, इसलिए अभी वो किशोर अवस्था में थे। बहुत अच्छा सवाल। सर, आपने प्रीलिम्स के लिए क्या फंडा अपना था, क्योंकि प्रीलिम्स इस बार आने भी वाला है और आपने इसके पहले भी दिया भी है, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई भी हुआ है, तो प्रीलिम्स के लिए हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लें, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स अच्छे से कर लें, और जो घट्टा चक्र के पेपर आते हैं उसे भी अच्छे से कर लें थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कितना देर आप भैया पढ़ते थे? एक्चुअली हम तो दिन भर जैसे जब भी टाइम मिलता था तो ज़्यादा देर पढ़ने में ही व्यस्त होता था, लेकिन हाँ ये है कि कोशिश करें कि कम से कम 4 घंटा 5 तो ज़रूर पढ़ें। मिनिमम 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना है? जी, इतना तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि इतना तब पढ़ना है जब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हों, और नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कितना देर? तब आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपको, क्योंकि पूरे सवाल आपको करने हैं, सारे सिलेबस आप ही को कवर करने हैं और टाइम भी बहुत कम है आपके पास, तो ये पूरा प्रयास रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना, आपके पास जो भी समय निकलता है आप उसका। आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? सच बताएं तो हमने कोई कोचिंग नहीं की थी। मैंने इंटरनेट का सहारा ज़्यादा लिया और मैंने ज़्यादातर पढ़ाई अपनी इंटरनेट से की। अब देखिए, बिना कोचिंग के सिलेक्शन होता है, कई लोग अभी हमको मिले ये बिना कोचिंग के सिलेक्शन पा रहे हैं। अब सिंपल सा एक साफ सा फंडा सर अपनी शुरुआती स्टेज से लेकर के और अभी तक की जर्नी का एक्सपीरियंस बताएंगे कि बिना कोचिंग के हम शुरुआत कैसे करें, बिना कोचिंग के हम कहाँ से क्या क्या मटेरियल पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। सर, एक बार पूरी स्ट्रैटेजी आप विदाउट कोचिंग बताइए। सबसे अच्छा तो ये है कि जैसे पहला काम तो ये है कि जैसे जब हम पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट के हमें हर सब्जेक्ट से तैयारी होनी चाहिए। तो आज के समय में इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं और अच्छे एक्सपर्ट्स की वीडियो पड़ी हैं। जैसे मैं कुछ चैनल बताता हूँ, जैसे एक स्टडी विद कृष्णा सर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ा रखी है और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी के उनके बहुत अच्छे पेपर हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। करंट अफेयर्स इंटरनेट पे बहुत सारे पढ़े हैं, ओनली IAS का अच्छा से फ़ायदा ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे पढ़े हैं, आप लिख के प्रैक्टिस करें, वो बेहतर रहेगा। NCERT आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? NCERT बेसिक के लिए पढ़ा था, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जब जैसे आप पढ़े रहते हैं तो आपको मेंस में या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे NCERT से रहते हैं, तो उसे पढ़ना इस वजह से चाहिए क्योंकि आपको एक किताब की भाषा मिल जाती है। नहीं तो आप बहुत सारे जो भाषाएं आप अलग अलग से खोजते हैं, उससे अच्छा ये रहता है कि आपको एक अच्छी भाषा मिल जाती है और वो
जो हिंदी मीडियम में जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है ना, कि हम हिंदी बोलते हैं लेकिन वो जो आयोग चाहता है हमसे वो भाषा, हम वो भाषा नहीं लिख पाते। और उसके लिए तभी लिख पाएंगे हम जब हम NCERT की भाषा पढ़ेंगे और वो अपने स्वभाव में रखेंगे। सर NCERT हम कैसे पढ़ें? मतलब जैसे हम खोलना शुरू कर दिए 9th की NCERT, तो कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा? कब हम नोट्स बनाएं, कब हम NCERT ये समझ लें कि हमारा तैयार हो गया है? वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक चीज़ ये है कि जैसे जो NCERT है वो कहते तो हैं बच्चों के लिए कि NCERT पढ़ना चाहिए, लेकिन वो हिंदी मीडियम वालों के लिए गूगल ट्रांसलेट रहती है, तो वो हिंदी इतनी टफ हो जाती है कि बच्चा कहता तो है, पढ़ना तो चाहता है NCERT, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पढ़ाई है NCERT को, तो आप उनसे NCERT पढ़िए। और कहाँ से सर? जैसे अभी तो मुझे अनअकैडमी से, हाँ यस, अनअकैडमी पे भी आप इस्तेमाल, हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हो उससे। तो वहाँ से अभी आप पढ़ सकते हो, पढ़ के उसको आप अंडरलाइन करिए और फिर डीप बातें उसमें सीख जाओगे। और जब एक बार NCERT समझ में आ जाओगे तो फिर बहुत सारी बातें वहाँ से फंडामेंटल तुम्हें मिलने लगेंगी। तो एक बार आप किसी का सहारा लीजिए। चाहिए कैसे NCERT के नोट्स कैसे बनाएं? अगर मुझसे पूछा जाए तो NCERT बहुत प्रिसाइज लिखी गई है, उसके बहुत सारे उस तरह से तो नोट्स नहीं रहते, लेकिन अपने काम के लिए आप उसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं उन्हें आप रखे रहिए। और जैसे बहुत जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप कहीं नहीं फंसेगा वो NCERT से मिल जाता है, तो एक बार पूरा एक गो थ्रू चले जाइए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो NCERT सर ने बताया किस तरीके से पढ़ा जाए। स्टैंडर्ड बुक सर आपने क्या क्या फॉलो की थी? यार मैं आपको एकदम सत्य बताऊं तो मैंने ज़्यादातर पढ़ाई यूट्यूब से की है। मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से मैक्सिमम, मतलब ईमान के चलिए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता था, तो मैं ये प्रयास रखता था कि कहीं पर भी हूँ, चाहे बस में हूँ चाहे स्कूल में हूँ, कहीं पे वहीं से पढ़ना शुरू कर देता था। तो ये कोशिश रखिए कि जो स्टैंडर्ड बुक की बात है, जैसे लक्ष्मीकांत है, तो कितनी बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी? सही बताइए ईमानदारी से। अगर सही बताऊँ ईमानदारी से तो कम से कम 20 बार। 20 बार लक्ष्मीकांत सर ने पढ़ी है? पढ़ी होगी, इससे ज़्यादा ही पढ़ी होगी। जो स्पेक्ट्रम राजीव अहिर साहब की किताब आती है उसको कई बार पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी सर? कुछ एकदम आइडिया बताइए। मतलब ये मान चलिए 10 बार से ज़्यादा रिवीजन कर रखा है सब की किताबों पे। इतनी मोटी मोटी किताबें रहती हैं, कैसे पढ़ा जाता है? इसका सबसे अच्छा टेक्निक बताइए, किस तरीके से उसको पढ़ें? पहली बार कैसे पढ़ें, दूसरी बार कैसे पढ़ें? उसमें क्या है ना कि वो जो किताब देख रहे हो, मोटी किताब है, वो वास्तव में उसमें कोई अनर्गल बातें नहीं लिखी गई हैं, सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। और सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मान लीजिए जैसे स्वदेशी आंदोलन हो गया या नेशनल मूवमेंट से लेकर कोई सवाल हो गए, तो वो जो स्पेक्ट्रम है उसमें डीप बातें, एक एक बात बताती जाती है, उसके पीछे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसको बताती जाती है। तो जब आप उसके रिदम में आ जाते हैं तो वो किताब मोटी नहीं लगती है, वो लगता है कि अगर इसे ना पढ़ा जाएगा तो छूट जाएंगी। तो हम उसको इस हिसाब से देखें कि वो किताब आपका एक पूरा एक बेस क्लियर करती है, इस वजह से वो मोटी। उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं, उसमें जो जोड़ा गया बहुत कीमती चीज़ें जोड़ी गई। लक्ष्मीकांत जैसे है, तो लक्ष्मीकांत अपने आप में भी जैसे अगर उसे गौर से देखा जाए तो हिंदी मीडियम के सामने बच्चों के सामने एक समस्या आ जाती है, वो हिंदी में बहुत टफ हो जाती है, लेकिन आप उसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल का सहारा लीजिए तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले जाएंगे। और रहेगी बात स्टैंडर्ड बुक में, तो इन सब की किताबें मैंने पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर मैंने यूट्यूब से पढ़ी है। सर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बताइए, कहाँ से आपने क्या क्या कवर किया है, इतना बताइए। हाँ ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं तो करंट अफेयर्स मैंने ओनली IAS एक चैनल है वहाँ से कवर किया। उसके बाद जो साइंस एंड टेक है वो स्टेप अप IAS करके एक चैनल चलता था, तो उससे मैंने नोट कर लिया था। ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ये स्टडी विद कृष्णा एक चैनल है, उससे बहुत अच्छा नोट्स बनता है, मैंने उसको बहुत नज़दीकी से उसे फॉलो किया। और न्यूज़पेपर और ये बहुत सारी जो किताबें आती हैं उसको भी नहीं पढ़ पाता हूँ, तो ज़्यादातर उनको मैं यूट्यूब से ही उसको कवर। न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? न्यूज़पेपर तो पढ़ने का मुझे मौका नहीं लगता था, लेकिन यूट्यूब से मैंने जितनी भी खबर होती थी वो सारी अलग अलग जितने भी चैनल होते थे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उन सबसे कवर करता था। हाँ, मतलब सारी न्यूज़ मेरे दिमाग में रहती थी, ऐसा नहीं रहता था कि पेपर ना पढ़ने से मेरा कोई न्यूज़ छूट जाए, वो मेरे दिमाग में रहता था, मैं चाहे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसे कवर करता था। अच्छा, कितना देर आप पढ़ते थे भैया, मतलब तैयारी के टाइम? अब ये तो समय तो नहीं देखा, लेकिन वो जो अंत में है कि जितना समय मुझे मिलता था
वो मैं पूरा समय इस्तेमाल करता था, पर्याप्त समय इस्तेमाल करता था पढ़ने के पीछे। अभी पीसीएस का प्रीलिम्स भी आने वाला है 2024 का, जो 17 मार्च को, तो उसके लिए क्या फंडा अपनाए छात्र? पहला काम ये करे, जिसका बेसिक क्लियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, करंट अफेयर्स अच्छा मजबूत कर ले अपना, और यूपी स्पेशल जो है उसको देख ले, और जो अभी और 2-4 पेपर हुए हैं, रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनको थोड़ा देख ले, बस इतने से हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं, या फिर सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, कुछ ज़्यादा करके उस सवाल को कर पाते हैं और कुछ कम करके करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। धन्यवाद।